नमस्कार दोस्तों, मैं छोटू लाल सैनी CDRK सैनी कंपटीशन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज जो हमारी क्लास होगी इसमें आज हम अधिगम स्थानांतरण एवं अधिगम स्थानांतरण के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, आप पूरा वीडियो देखें और समझें, क्योंकि जो ये टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से, चाहे आप रिट की एग्जाम दे रहे हैं या CTET की दे रहे हैं या RPSC की दे रहे हैं, तो ये सबके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसलिए आप पूरा वीडियो देखें, स्किप नहीं करें। तो अब देखते हैं जो अधिगम स्थानांतरण होता है वो क्या होता है। तो अधिगम स्थानांतरण का अध्ययन करने से पहले हम स्थानांतरण का क्या अर्थ होता है। स्थानांतरण शब्द जो होता है उसका सामान्य अर्थ क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ले जाना, भेजना, ट्रांसफर। यानी कि हम जैसे मान लीजिए सवाई माधोपुर से जयपुर जाते हैं, या हम किसी कार्य कर रहे हैं और उस कार्य को या उस वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना स्थानांतरण कहलाता है। अब देखिए इसके बाद अधिगम स्थानांतरण। जो अधिगम स्थानांतरण क्या होता है, एक विषय का अधिगम दूसरे विषय के अधिगम में। यहाँ देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अधिगम सीखने को कहते हैं, लर्निंग। दूसरे विषय के अधिगम में कभी सहायक तो कभी बाधक होता है। देखिए, जो अधिगम एक विषय का ज्ञान जो अधिगम करते हैं, जो सीखते हैं दूसरे विषय के अधिगम में, कभी सहायक होता है तो कभी बाधक होता है। इसी प्रभाव को अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि हम जो कार्य सीखते हैं वो कार्य जो हम अभी कार्य वर्तमान में सीखे हैं और फ्यूचर कृत कोई कार्य करेंगे, अगर उसमें सहायक भी हो सकता है और बाधक भी हो सकता है, तो इसे ही अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। और देखिए, अधिगम स्थानांतरण की कुछ परिभाषाएं हैं, और ये परिभाषाएं जो रिट, RPSC, CTET की परीक्षाओं में कई बार पूछी जा चुकी है। इसमें देखिए ये सोरेनसन है, इसकी परिभाषा अति महत्वपूर्ण है, तो इसलिए ध्यान से देखें। तो पहले परिभाषा है पीटरसन महोदय की। जो पीटरसन महोदय हैं मनोवैज्ञानिक, उन्होंने अधिगम स्थानांतरण की परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है, अधिगम स्थानांतरण से अभिप्राय किसी विचार। देखिए यहाँ पर आपको विचार शब्द का नए क्षेत्र में विनियोग है। अब आपकी परीक्षा में यदि ये परिभाषा दे दे, अधिगम स्थानांतरण से अभिप्राय किसी विचार का नए क्षेत्र में विनियोग है, तो आपको ये दोनों शब्द पकड़ने हैं और उसी के आधार पर कहना है कि ये परिभाषा पीटरसन द्वारा दी गई है। आपकी वहां जब प्रश्न आएगा तो ये परिभाषा देगा कि ये परिभाषा किसकी है, तो आपको दो शब्द याद रखने, विचार और विनियोग। देखिए, जो किसी भी प्रकार का विचार होता है, मन में दृष्टिकोण होता है, उसका नए क्षेत्र में विनियोग है। यानी कि देखिए, हम जब छोटी कक्षाओं में क ख ग पढ़ते हैं, व्यंजन और स्वरों का अध्ययन करते हैं, और जब हम ऊंची की कक्षाओं में यानी कि कक्षा 3, 4, 5, 6 जो हमारा स्तर ऊंचा होता जाता है, तो हमारे जो वर्णमाला का ज्ञान वो ऊंची कक्षाओं में किताब पढ़ने में सहायक होता है। तो ये उदाहरण अच्छी तरह समझ में आ गया कि यानी पूर्व कक्षाओं में सीखा हुआ ज्ञान उच्च कक्षाओं में
सकारात्मक रूप से सहायक भूमिका निभाता है। नंबर दूसरी परिभाषा है अंडरवुड। देखिए जो अंडरवुड है, ये मत सोचना कि हम चढ़ी वुड इस तरह की, तो अंडरवुड महोदय हैं, तो उन्होंने क्या कहा है अधिगम स्थानांतरण के बारे में कि वर्तमान क्रियाओं पर, जो हमारी वर्तमान क्रियाएं हैं, जो अभी मान लीजिए मैं खुद वर्तमान जो क्रिया कर रहा हूं, पर पूर्व क्रियाओं के प्रभाव को अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। देखिए मैं मेरा उदाहरण देता हूं कि मेरे द्वारा जो पूर्व में क्रियाएं की गई, उन पूर्व क्रियाओं के प्रभाव को अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। देखिए मैं पूर्व कक्षाओं में अध्ययन करता हुआ आया, मैंने पहले तैयारी की, उसके बाद मैंने अधिगम किया, उसी अधिगम को मैं आपको स्थानांतरण कर रहा हूं। यानी कि एक बार सीखा हुआ ज्ञान दूसरे को स्थानांतरण करना, अधिगम करवाना, यह भी अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। नंबर 3 हमारे क्रो एंड प्रो की परिभाषा है, और देखिए ये परिभाषा कई बार पूछी जा चुकी है, इसे विशेष ध्यान रखिए और बहुत अच्छी है और बड़ी भी है, तो आपको एक दो शब्द पकड़ने पर ही ये परिभाषा किसकी है तो तुरंत आप पता लगा लेंगे कि ये परिभाषा क्रो एंड प्रो महोदय की है। तो देखते हैं, सीखने के एक क्षेत्र में, ध्यान से समझना, सीखने के एक क्षेत्र में प्राप्त होने वाले ज्ञान या कुशलताओं का, यानी कि एक क्षेत्र में तो हमने क्या सीखा, ज्ञान या कुशलताओं का तथा सोचने, अनुभव करने और कार्य करने की आदतों का सीखने के दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करना साधारणतः प्रशिक्षण का स्थानांतरण कहा जाता है। देखिए यानी कि एक क्षेत्र में सीखा हुआ ज्ञान दूसरे क्षेत्र में सीखे हुए ज्ञान का प्रशिक्षण स्थानांतरण है। देखिए हम जब छोटे होते हैं तो साइकिल चलाना सीखते हैं, और जब बड़े हो जाते हैं तो हम बाइक चलाना सीखते हैं, और बड़े हो जाते हैं तो 4 व्हीलर चलाना सीखते हैं। तो ये क्या है, ये एक प्रकार से अधिगम स्थानांतरण है, क्योंकि हमने सबसे पहले साइकिल चलाना सीखा, और साइकिल चलाने का जो अधिगम है वो हमारे बाइक चलाने के अधिगम में काम में आया। तो इस तरह ये अधिगम का ट्रांसफर, स्थानांतरण साइकिल से बाइक तक पहुंचा। तो देखिए हमारे द्वारा जो पूर्व में सीखा हुआ ज्ञान है साइकिल चलाना, वो बाद के क्षेत्र में, यानी हमने जब बाइक चलाई तो वो ज्ञान, वो क्षेत्र, वो अधिगम हमारा कहाँ काम आया, बाइक चलाने में। तो आपको उदाहरण अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और वहां पर जब परीक्षा में प्रश्न पत्र आता है वहां पर इसी तरह उदाहरण दे दिया जाता है, और आपसे पूछा जाता है कि किसका उदाहरण है, अभिप्रेरणा का है, अनुक्रिया का है, अधिगम का है। तो आप विशेष इन उदाहरणों पर भी ध्यान रखें, उदाहरणों को समझे। तो यहाँ पर अब नंबर 4 परिभाषा है सोरेनसन। जो हमारे सोरेनसन महोदय हैं, इन्होंने बहुत अच्छी परिभाषा दी है, और ये विगत सालों में C-TET में कई बार पूछी जा चुकी है। तो आप भी विशेष ध्यान से पढ़ें और ध्यान से सुने। तो देखिए सोरेनसन महोदय ने क्या कहा है, अधिगम स्थानांतरण के द्वारा व्यक्ति उस सीमा तक सीखता है, यानी कि एक सीमा तक सीखता है जब तक एक परिस्थिति से प्राप्त योग्यताएं दूसरी परिस्थिति में सहायता देती है। आपको समझ में आ गया होगा कि एक परिस्थितियां से प्राप्त योग्यताएं दूसरी में सहायता देती है, यानी कि सीखता रहता है, जब वो लास्ट सीमा तक सीख जाता है। अभी हमने साइकिल वाला उदाहरण दिया था
कि जब बालक साइकिल चलाना सीख जाता है और वो अंतिम सीमा तक, यानी साइकिल अच्छी तरह चला लेता है, तो वो साइकिल अच्छी तरह चलाना उसकी अंतिम सीमा, लास्ट सीमा हो गई। अब उस ज्ञान का ट्रांसफर कहाँ होगा? बाइक चलाने में होगा। देखिए, अगर आपने देखा होगा कि हम कंप्यूटर पर कार्य करते रहते हैं। अब कंप्यूटर का कार्य और टंकण का कार्य ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन आपने कंप्यूटर तो चलाया है लेकिन टंकण कार्य नहीं किया है, तो यहाँ अधिगम का सही सकारात्मक स्थानांतरण नहीं है, यहाँ पर नकारात्मक स्थानांतरण होता है। आपने देखा होगा कि मान लीजिए कोई हिंदी पढ़ता है, अब उसको एकदम से भूगोल दे दिया जाए, तो जो हिंदी पढ़ने वाले छात्र को भूगोल पढ़ने के लिए दिया जाए, तो देखिए जो वो अधिगम है भूगोल पढ़ना, वो न तो सकारात्मक न नकारात्मक, यानी न तो ज्यादा हावी होगा न नेगेटिवता की तरफ जाएगा, और धीरे धीरे अनुभवों के द्वारा, ज्ञान के द्वारा भूगोल का अध्ययन कर लिया जाता है। तो देखिए, हमने इस क्लास में अधिगम स्थानांतरण के बारे में अध्ययन किया है। अधिगम स्थानांतरण का टॉपिक बहुत अच्छा है। इसके बाद हम अधिगम स्थानांतरण के पश्चात अधिगम के स्थानांतरण के कितने प्रकार है, जो अधिगम होता है उसका स्थानांतरण कितने प्रकार से होता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अधिगम स्थानांतरण के प्रकार, जो अधिगम स्थानांतरण के प्रकार कौन कौन से हैं, तो मुख्य रूप से अधिगम स्थानांतरण के 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार है? 3 प्रकार। तीनों प्रकारों में से पहला है धनात्मक स्थानांतरण, जिसे सकारात्मक स्थानांतरण भी कहते हैं। दूसरा है ऋणात्मक स्थानांतरण, जिसे नकारात्मक स्थानांतरण के नाम से भी जाना जाता है। और नंबर 3 है शून्य स्थानांतरण, ये शून्य यानी केंद्र बिंदु। तो देखिए, अब हम इन तीनों स्थानांतरण प्रकारों का अलग अलग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं सकारात्मक स्थानांतरण, जिसे हम धनात्मक स्थानांतरण भी कहते हैं। और देखिए, जो ये मैंने यहाँ पर लिखा है, ये धनात्मक सकारात्मक स्थानांतरण के बारे में है। देखिए, पूर्व अर्जित ज्ञान, ध्यान से समझना, पूर्व अर्जित ज्ञान नवीन ज्ञान को अर्जित करने में सहायक सिद्ध हो। यानी कि देखिए, या जब एक परिस्थिति में प्राप्त किया हुआ ज्ञान अथवा कौशल दूसरी परिस्थिति में ज्ञान अथवा कौशल अर्जित करने के कार्य में सहायक सिद्ध हो, तो वहां धनात्मक सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं उसे, या होता है। तो मुख्यतः आप समझिए, मान लीजिए हमने यहाँ पर कोई कार्य सीखा और अब इस कार्य को सीखकर हम यहाँ जा रहे हैं। तो देखिए, अगर यहाँ सीखे हुए अधिगम का यहाँ पर सीधा सीधा प्रभाव पड़े, ये सीखा हुआ अधिगम यहाँ पर काम में आए, तो इसे हम धनात्मक या सकारात्मक अधिगम कहते हैं। तो देखिए, उदाहरण स्वरूप देखिए, मान लीजिए कोई संस्कृत का विद्यार्थी, वो संस्कृत अच्छे से पढ़ना जानता है, तो अगर उसको संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थी को हिंदी पढ़ने के लिए कहें, तो वो आसानी से हिंदी पढ़ लेगा। या कोई हिंदी का छात्र है और हिंदी के छात्र को अंग्रेजी पढ़ने के लिए कहा जाए,
तो वो नहीं पढ़ सकता, तो फिर वहां पर वो नकारात्मक स्थानांतरण है। लेकिन हिंदी पढ़ने वाला छात्र संस्कृत भाषा को आसानी से पढ़ सकता है। तो देखिए, हिंदी का छात्र, मान लीजिए यहाँ पर कोई छात्र हिंदी सीख कर आता है और यहाँ पर वो संस्कृत सीखता है, तो देखिए जो हिंदी का सीखा हुआ ज्ञान है वो संस्कृत में सहायक हो, तो यहाँ पर धनात्मक या सकारात्मक स्थानांतरण होगा। अब देखिए दूसरा उदाहरण देखिए, जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं और साइकिल चलाने पर हम पारंगत हो जाते हैं और हम किसी दिन बाइक चलाते हैं, तो देखिए जो बाइक, अब वहां पर हमने पहला पूर्व अर्जित ज्ञान या कौशल कौन सा था? साइकिल चलाना। लेकिन वो ज्ञान यदि हमें बाइक चलाने में सहायता प्रदान करे तो वो धनात्मक स्थानांतरण कहलाता है। और इसी तरह के उदाहरण आपकी परीक्षा में आते हैं कि जो धनात्मक सकारात्मक स्थानांतरण के कौन कौन से उदाहरण है, वहां पर उदाहरण दे देता है कि एक बालक पूर्व ज्ञान अर्जित ज्ञान के अंतर्गत साइकिल चलाता है और दूसरी परिस्थिति में वो बाइक चलाता है। क्या उसका पूर्व में अर्जित ज्ञान बाद में सीखे हुए ज्ञान या कौशल पर सहायक सिद्ध होगा? यस, हाँ, साइकिल चलाने वाला आसानी से बाइक चला सकता है। तो इस तरह धनात्मक सकारात्मक स्थानांतरण होता है। आपने देखा होगा जब हम जोड़ बाकी यानी कि जोड़ और बाकी या गुणा और भाग ये सब सीख लेते हैं। जोड़ बाकी गुणा भाग सीखने के पश्चात अगर हमें बाजार में सामान लेने के लिए भेजा जाए तो हम आसानी से बाजार से वस्तुएं ला सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, हमने जोड़ बाकी गुणा भाग सीखा और ये जोड़ बाकी गुणा भाग हमें बाजार से सामान खरीदने में सहायक सिद्ध हुए। तो यहाँ पर भी सामान जोड़ बाकी गुणा भाग सामान खरीदने में धनात्मक स्थानांतरण के उदाहरण है। तो इस प्रकार हम धनात्मक सकारात्मक स्थानांतरण के बारे में अध्ययन किया और मैं मानता हूं आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और अब हम ऋणात्मक नकारात्मक स्थानांतरण देखिए, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जो ऋणात्मक नकारात्मक स्थानांतरण है इसके बारे में यहाँ मैंने कुछ लिखा है, तो इसका अध्ययन करते हैं कि ऋणात्मक स्थानांतरण को निषेधात्मक स्थानांतरण भी कहते हैं। जो नकारात्मक या ऋणात्मक जो स्थानांतरण है उसे निषेधात्मक स्थानांतरण भी कहते हैं। जब पूर्व अर्जित ज्ञान नवीन ज्ञान को अर्जित करने में बाधक या कठिनाई उत्पन्न करे तो उसे ऋणात्मक या नकारात्मक या निषेधात्मक स्थानांतरण कहते हैं। देखिए उदाहरण के रूप में मैं आपको उदाहरण बताता हूं कि मान लीजिए कोई बालक है जो हिंदी अच्छी तरह जानता है और उसे अंग्रेजी पढ़ने के लिए कहा जाए तो उसके लिए यहाँ पर वो ऋणात्मक स्थानांतरण है, क्योंकि हिंदी पढ़ने वाला छात्र जड़ से अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता, जबकि हिंदी पढ़ने वाला छात्र संस्कृत पढ़ सकता है, भूगोल पढ़ सकता है, लेकिन अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता। मान लीजिए कोई लिपिक है जो अंग्रेजी में टाइपिंग करता है, कंप्यूटर पर अंग्रेजी में टाइपिंग करता है और उसे झट से कहा जाए कि आप हिंदी में टाइपिंग कीजिए, तो देखिए जो अंग्रेजी और हिंदी की टाइपिंग में कोई समानता नहीं है, तो वहां पर भी नकारात्मक स्थानांतरण होगा। अंग्रेजी की टाइपिंग करने वाला लिपिक तुरंत हिंदी की टाइपिंग नहीं कर सकता। और आपने देखा होगा
कि हम कीबोर्ड पर जब टाइपिंग करते रहते हैं और आपसे झट से कहा जाए कि आप लैपटॉप पर टाइपिंग कीजिए, तो यहां पर भी नकारात्मक स्थानांतरण होगा। मान लीजिए अभी हमने जो सकारात्मक धनात्मक स्थानांतरण में उदाहरण लिया था, बालक द्वारा साइकिल चलाना, और उस साइकिल चलाने वाले ज्ञान का अधिगम स्थानांतरण बाइक चलाने में होता है। लेकिन जब जो बालक साइकिल चलाता है और प्रतिदिन उस साइकिल को चलाता है, एक दिन आप दूसरे की साइकिल उसे चलाने के लिए दीजिए, तुरंत उसमें फर्क आ जाएगा। तो यहाँ पर भी पूर्व में अर्जित साइकिल चलाना और फिर से साइकिल चलाना, उसमें थोड़ा बहुत कार्य में नया ज्ञान प्राप्त करने में दिक्कत आएगी, बाधक होगा, कठिनाई उत्पन्न होगी। तो ये कुछ उदाहरण है जो हमें नकारात्मक स्थानांतरण के बारे में बताते हैं। देखिए, हमारा जो भारत देश है, आपने 4 व्हीलर देखी होगी, कार, ट्रक, सभी ने देखी है। हमारे भारत देश में क्या होता है, जो स्टीयरिंग होती है ना चलाने की, वो दाईं तरफ होती है। अब मान लीजिए कोई ड्राइवर भारत में गाड़ी चलाता है, 4 व्हीलर चलाता है, तो दाईं तरफ बैठकर वो स्टीयरिंग चलाएगा। लेकिन जब वो विदेश में जाएगा तो वहां पर उसे गाड़ी चलाने में दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि विदेशों में जो स्टीयरिंग होती है वो बाईं तरफ होती है। तो इस तरह पूर्व में अर्जित ज्ञान नवीन ज्ञान अर्जित करने में बाधक या कठिनाई का उत्पन्न करे तो उसे नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। अब देखिए, जो नंबर 3 जो हमारा शून्य स्थानांतरण है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि जो शून्य स्थानांतरण है वो क्या होता है। तो देखिए, जो नंबर 3 है शून्य स्थानांतरण, इसकी बारे में देखते हैं कि जब पहले सीखा गया ज्ञान नवीन ज्ञान सीखने में ना तो सहायता करे और ना ही बाधकता या कठिनता उत्पन्न करे। देखिए, हम दोनों ने यहाँ पर 2 स्थानांतरणों का अध्ययन किया था। तो यहाँ पर तो हम पहले सीखे हुए ज्ञान का दूसरे सीखे हुए ज्ञान में सहायक होता है। यहाँ पर पहले सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव डालता और यहाँ पर कुछ भी न तो सहायता पहुंचाता है और न ही बाधक तत्व या कठिनाई उत्पन्न करता है। अब जैसे उदाहरण देखिए, मान लीजिए कोई बालक है, विद्यार्थी है, राजस्थान का सामान्य ज्ञान का अध्ययन करता है और उसे कहा जाए कि आप अब राजस्थान का सामान्य ज्ञान का अध्ययन आपने कर लिया, मनोविज्ञान का अध्ययन कीजिए। तो देखिए, वो विद्यार्थी आसानी से मनोविज्ञान का अध्ययन कर सकता है। लेकिन जो यहाँ स्थानांतरण है उसका कोई प्रभाव नहीं है कि उस विद्यार्थी, मान लीजिए जो राजस्थान का सामान्य ज्ञान पढ़ने वाला विद्यार्थी मनोविज्ञान पर किसी भी प्रकार का कोई पूर्व में पढ़े हुए ज्ञान का दूसरे पढ़े हुए ज्ञान पर कोई प्रभाव ना तो कठिनाई उत्पन्न कर रहा, न ही बाधक तत्व कर रहा और न ही सहायता पहुंचा रहा। अब मान लीजिए अभी मान लीजिए कोई हिंदी पढ़ने वाला विद्यार्थी है। अब हिंदी पढ़ने वाला विद्यार्थी भूगोल पढ़ना चाहे तो यहाँ पर शून्य स्थानांतरण होगा, क्योंकि हिंदी पढ़ने वाले छात्र को भूगोल पढ़ने में ना तो दिक्कत होगी और ना ही पूर्व में हिंदी में पढ़ा हुआ ज्ञान वहां पर सहायक सिद्ध होगा, क्योंकि भूगोल अलग विषय है। केवल वो जो भूगोल की लैंग्वेज है हिंदी के रूप में अध्ययन है
कर सकता तो वहां पर भी शून्य स्थानांतरण होगा। अब देखिए, मान लीजिए कोई टंकण करता है, टाइपिंग करता है, अब उसे गणित पढ़ने के लिए कहा जाए तो टंकण का और गणित से कोई मेल जोल नहीं है, तो वहां पर भी शून्य स्थानांतरण है। तो इस प्रकार हमने इस लाइव क्लास में अधिगम स्थानांतरण के प्रकारों के बारे में अध्ययन किया कि स्थानांतरण क्या होता है, अधिगम स्थानांतरण क्या होता है, अधिगम स्थानांतरण की क्या क्या परिभाषाएं होती है, अधिगम स्थानांतरण के कितने प्रकार है और तीनों का अलग अलग सकारात्मक स्थानांतरण, ऋणात्मक नकारात्मक स्थानांतरण और शून्य स्थानांतरण के बारे में अध्ययन किया। तो देखिए, ये तो तीन मुख्य प्रकार से स्थानांतरण थे, लेकिन अन्य कई प्रकार के स्थानांतरण चलते हैं, उनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, जो हमने पहले अधिगम के स्थानांतरण जो मुख्य हैं उनके बारे में अध्ययन किया। अब देखिए, जो अधिगम स्थानांतरण के अन्य जो प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। देखिए, सबसे पहला है एक पक्षीय स्थानांतरण। जीवन में कुछ घटनाओं के कारण जब मनुष्य शरीर के एक ही अंग का प्रयोग करे तो वह एक पक्षीय स्थानांतरण होता है। यानी कि देखिए, जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जिसके कारण हम एक पक्षीय स्थानांतरण का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के रूप में देखिए, मान लीजिए मैं दाएं हाथ से कार्य करता हूं और मेरा ये दायां हाथ किसी परिस्थिति या घटना में अलग हो गया, तो इस हाथ का कार्य दूसरे हाथ से किया जाए तो ये क्या है, एक पक्षीय स्थानांतरण। देखिए, कई बार आपने कई पक्षियों को देखा होगा जिनके एक टांग होती है, तो वो एक टांग पर अपना गुजारा कर लेते हैं। अपने शरीर में दो किडनियां होती है और दो किडनियों में से एक किडनी काम करना बंद कर देती है। जब भी मनुष्य दूसरी किडनी पर जीवन जी सकता है तो ये एक पक्षीय स्थानांतरण है। दूसरा है द्विपक्षीय स्थानांतरण। हमारा शरीर दो भागों में विभक्त है। आप सभी को पता होगा कि हमारा शरीर दो भागों में विभक्त है, दायां भाग और बायां भाग। जब शरीर के किसी एक अंग से कार्य किया जाए तो उसका प्रभाव दूसरे अंग पर भी पड़े तो वह द्विपक्षीय स्थानांतरण कहलाता है। देखिए, जैसे उदाहरण में देखिए, मान लीजिए मैं लिख रहा हूं तो देखिए मेरा दूसरा हाथ भी कार्य करेगा। जैसे मैं लिख रहा हूं तो ये कार्य करेगा। आप बेड पर सोते रहते हैं, जब गर्दन के बल उठते हैं या कमर के बल बैठते हैं, अगर आप बैठना चाहते हैं, आपकी गर्दन में दर्द है, तो आप उस बेड पे से जल्दी से उठ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम शरीर के एक अंग का प्रयोग करते हैं तो उसका प्रभाव दूसरे अंग पर जरूर दिखाई देता है। हम चलते रहते हैं और कभी झट से हमारे सामने कोई बबूल या किसी तरह की टहनी आ जाती है तो झट से हमारी एक आंख बंद हो जाती है ना, तो उस आंख बंद होने का दूसरी आंख पर भी तुरंत प्रभाव पड़ता है। हमारे एक अंग कार्य करता तो दूसरे पर तुरंत प्रभाव पड़ता है। तीसरा जो स्थानांतरण है वो लंबात्मक, जिसे ऊर्ध्व स्थानांतरण भी कहते हैं। देखिए, जोड़ने घटाने का ज्ञान उच्च स्तर की समस्याओं के हल में सहयोग करे तो वह लंबात्मक ऊर्ध्व स्थानांतरण कहलाता है। देखिए, जब हम बालक होते हैं और प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययन करते हैं, उन प्राथमिक कक्षाओं में हम जोड़ बाकी गुणा भाग सीखते हैं और जब हम बड़े हो जाते हैं तो बड़े बड़े सवाल करते हैं और हम साइंस मैथ लेकर एक अच्छे इंजीनियर डॉक्टर बन जाते हैं, तो वो जोड़ बाकी गुणा भाग वाला ज्ञान हमारा ऊर्ध्व लंबात्मक स्थानांतरण कहलाता है। यानी छोटी उम्र में सीखा हुआ ज्ञान वो बड़ी उम्र में प्रभाव डाले
तो ये ऊर्ध्व या लंबात्मक स्थानांतरण होता है। और चौथा है क्षैतिज स्थानांतरण। देखिए, समान परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान समान परिस्थिति में प्रयोग किया जाए तो वह क्षैतिज स्थानांतरण होता है। जो समान परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान समान परिस्थिति में प्रयोग किया जाए। मान लीजिए, उदाहरण देखिए, कोई विद्यार्थी है, वो भूगोल का अध्ययन करता है। अब उसको वो बाद में जाकर अर्थशास्त्र का अध्ययन कर लेता है, तो यह क्षैतिज स्थानांतरण है। तो हमने जो ये अधिगम स्थानांतरण के अन्य प्रकार है, इनके अध्ययन किया। तो पहला एक पक्षीय स्थानांतरण, द्विपक्षीय स्थानांतरण, लंबात्मक स्थानांतरण और क्षैतिज स्थानांतरण। और मुख्य रूप से 3 स्थानांतरण थे, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्यात्मक। तो देखिए, हमने आज अधिगम स्थानांतरण के बारे में अध्ययन किया। आपको कैसा लगा? आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।